बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और जो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं यही लोग मुकर्रम व मोहतरम होंगे जन्नतों में। बस उन काफिरों को क्या हो गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ टिकटिकी बांधे भागे चले आ रहे हैं। एक गिरोह दाएं तरफ और दूसरा गिरोह बाएं तरफ से। क्या तमा करता है उनमें से हर शख्स के ईमान व अमल के बगैर नेमतों भरी जन्नत में उसे दाखिल किया जाए? हरगिज़ नहीं। हमने उनको पैदा किया है उस मादे से जिसको वो भी जानते हैं। सूरह अल-मुआरिज की आयत 34 ता 39 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने की और इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी नमाजों की पाबंदी और नमाजों की हिफाजत करने वाला भी बना दे। नाज़रीन, आज मंगल है 23 जमाद-उल-सानी 1433 हिजरी 15 मई सन 2012 है। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ फरमाएं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशामदीद। कैसे कैसी हिकमत की बातें किताब हिदायत में होती हैं कि वो गड़बड़ करते हैं मगर जन्नत की उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल ठीक। कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन हम मरना नहीं चाहते। भाई मरने के बाद ही जन्नत में जाया जाएगा, लेकिन हमारी नफ्सियात ऐसी बनी हुई है। मसलन हम ज़िंदगी तो फ़िरौन की गुजारना चाहते हैं और आखिरत मूसा की चाहते हैं। लेकिन जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। हाँ, ये तो फिर मतलब है कि नहीं है ना। देखिए, यानी कुरान जो है वो इंसान की नफ्सियात के कितना करीब होकर बात करता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। और आपकी जैसे हम पहली खबर की जाने बढ़ना चाहेंगे। नाज़रीन, नेटो सप्लाई के हवाले से कल एक अहम इजलास हुआ है। वो खबर है, आज की लीड स्टोरी है कि नेटो सप्लाई पर कौमी वक़ार के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया जाएगा। ऐवान सदर में आला तरीन सियासी फौजी क़यादत का इजलास में नेटो सप्लाई की बहाली के लिए पाकिस्तान पर शदीद दबाव, पाबंदियों की धमकियों से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर, सप्लाई खोलने समेत अहम अमूर पर तवील मुशावरत, मुल्क के अंदरूनी बैरूनी हालात, मुआशी मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। 6 अमरीकी शराइत पर भी गौर, बास को गैर जरूरी और नामुनासिब करार दे दिया गया। अमरीका से पसे पर्दा मुज़ाकरात में सप्लाई खोलने का फैसला हो गया। तफसीलात आज दिफाई कमेटी के इजलास के बाद जारी होंगी। जराए सलामती की सूरत हाल पर गौर हुआ। ऐवान सदर। फिर पेंटागन का बयान है कि नेटो सप्लाई हिनाकर का बयान खुशाइंद है। अमरीकी महकमा खारजा, अभी मुआहिदा नहीं हुआ। पेंटागन, हम सलाला हमले को पहले ही अफसोसनाक करार दे चुके हैं। तर्जुमान महकमा खारजा विक्टोरिया नुलैंड। और इस पर हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले जनाब डॉक्टर अजमल न्याजी साहब से। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बयान आ रहे थे, हमने वज़ीर दिफा के बयान देखे, हमने वज़ीर खारजा के बयान, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी बयान कि हम 48 और इससे ज़्यादा ममालिक की जो मुखालफत है वो मोल नहीं ले सकते। लेकिन कल जब फौजी क़यादत सामने बैठी थी तो उसके बाद एकदम टोन चेंज हुई है। आप समझते हैं कि फ़ौज नेटो सप्लाई की बहाली में रुकावट है और बिल्कुल जायज़ उनका बयान है और स्टांस है कि नेटो सप्लाई जो है वो कौमी वक़ार के ख़िलाफ़ होगी अगर इसे बहाल किया जाता है? लेकिन जो कौमी वक़ार की बात की गई है तो ये समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो कौमी वक़ार का मतलब ही नहीं समझते, तो वो कौमी वक़ार के बाद क्या करेंगे? ये सारा धोखा है। असल बात ये है एहतशाम कि लोगों को बात नहीं बताई जाती, लोगों को धोखे में रखा जाता है, लोगों को गुमराह रखा जाता है। ये बड़ी ज़्यादती की बात है। भाई तुम जो कुछ करना चाहते हो, जो ज़िल्लत हमारे गले में पड़नी है और जो इज़्ज़तमंदी का ख्वाब दिखाना है, तो वो लोगों को बताओ। लोगों को तुम सही बात जो तुम कर रहे हो बता दो। अब ये क्या है कि तुम अकेले में जाकर कुछ और बात करते हो, जब सामने आते हो तो कुछ और बात करते हो। ये और आपके सामने कुछ और। ये असल प्रॉब्लम जो है मुझे, मतलब मैं ये समझता हूँ कि नेटो सप्लाई उन्होंने बहाल करनी है। ये अमेरिका को भी पता है कि ये करेंगे, इसके बगैर इनका चारा कार नहीं है। अच्छा देखो ना, शिकागो कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए सदर जरदारी साहब बेताब हैं। इसके अलावा भी और पाबंदियों का खौफ भी है। और अच्छा देखे ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है जी। मसलन नेटो सप्लाई तुमने बहाल करनी थी तो आज से कुछ पहले बहाल कर देते। जब हिलरी यहाँ आई थी, जब वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार थे, जब और भी कुछ रायतें दे रहे थे तो तुम करते। तुमने उस वक्त आज ही पार्लियामेंट की बात जो है वो अभी बाकी है। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट के करारदादों को जो हशर अमेरिका ने पहले किया है वो क्या है? ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? यानी अजीब व गरीब सूरत हाल है। सुप्रीम तो एक अल्लाह की ज़ात है, और अगर हम समझें, हमारे कुरान समझें कि सुप्रीम अल्लाह की ज़ात है, तो खुदा की कसम वो कौमी गैरत के परक्स कोई फैसला ना करें। ये बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि नेटो सप्लाई के हवाले से स्टैंड लेना ही नहीं चाहिए था। जब तुम्हारे गोडों में इतनी ताकत नहीं है तो तुम क्या करते हो? ये बड़के क्यों लगाते हो?
और यानी खामखा फन्ने खां बनने की कोशिश क्यों करते हो जब तुम्हें मालूम है कि अमेरिका के मुकाबले में तुम डट नहीं सकते। मत समझिए, हिना रवानी खर कहती है कम सिन वजीर खारजा, बल्कि नो उम्र वजीर खारजा भी कहा जा सकता है उसको। सही। वो ये कहती है कि वक्त आ गया है कि नेटो सप्लाई बहाल कर देनी चाहिए। भाई ये कौन सा वक्त है? अच्छा, मैं इस वक्त पर एक बात करना चाहता हूँ, तुम खुश हो गए ये बात सुनकर। देखें, वज़ीर आज़म को शहीद होने का बड़ा शौक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी शहीद होने की बड़ी बातें होती नहीं, तो शहीद होने का असल मौका ये है। खुदा की कसम, ये कमज़ोर वज़ीर आज़म, ये हमीयत के बगैर वज़ीर आज़म जो है ये डट जाए। इसको पता है कि 4 साल तो हो गए हैं, अब तो फिर कभी वज़ीर आज़म तो बनना ही नहीं है उसने। बिल्कुल, 5वां बजट भी पेश कर देंगे। वो अगर डट जाए, वो अगर तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहता है, वो अगर हीरो बनना चाहता है, तो कह दे कि अमेरिका जो कुछ करना चाहता है कर ले, मैं नेटो सप्लाई बहाल नहीं करूंगा। शेर की एक दिन की जिंदगी, मैं समझता हूँ उसके बाद वज़ीर आज़म को मैं सबसे पहले सलाम करूंगा। हालांकि मैं सबसे बड़ा नकाद हूँ वज़ीर आज़म का, मैं उसको मैं सलूट करूंगा वज़ीर आज़म को, खुदा की कसम। आपने फिर पूरी कौम सलूट करेगी अगर ये इस तरह का फैसला करते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात का फैसला बिल्कुल करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात की इत्तेशाम। उसके बाद अवाम जो है वो वज़ीर आज़म गिलानी को हीरो बना लेंगे, बल्कि हीर भी बना लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये करना चाहिए, ये वक्त है। हिना रवानी खर का जो है ना वक्त, और हिना रवानी उस पर तो अच्छा वक्त आया हुआ है हिना रवानी खर पर। उसने तो ख्वाब ही नहीं देखा होगा कभी वज़ीर खारजा बनने का। ये मेरे ख्याल दुनिया की तारीख की बहुत सारे लोगों ने शायद ख्वाब भी ना देखा हो, लेकिन उन पर बड़ा अच्छा वक्त है। कुछ मज़ीद खबरें नेटो सप्लाई के हवाले से भी शामिल करना चाहते हैं कि जरदारी गिलानी मुलाकात, नेटो सप्लाई की बहाली, सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील के लिए मशावरत, गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म की जाए सदर। और फिर कुछ मज़ीद खबरें नेटो सप्लाई के हवाले से कि नेटो सप्लाई फैसला दिफा पाकिस्तान कौंसिल की मर्जी का नहीं, अवामी मंगों के मुताबिक होगा। हिना खर का ये कहना है। ड्रोन हमले बंद करने को कहते हैं, अमेरिका मानता ही नहीं। कायरा, अमेरिका से मुस्बत अंदाज में बात आगे बढ़ रही है, सप्लाई गैर मुय्यना अरसे तक मुअत्तल नहीं की जा सकती, बहाली ना हुई तो मुश्किलात पैदा होंगी। और गिलानी साहब का बयान भी मुलाहिजा फरमा लीजिए, कहते हैं हम पर बहुत दबाव है, अमेरिका और नेटो से ताल्लुकात का मामला हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं, पार्लियामेंट की करारदाद की रोशनी में मुज़ाकरात कर रहे हैं। नेटो सप्लाई सिर्फ अमेरिका नहीं 48 ममालिक का मामला है। चीनी वफ़द से भी गुफ्तगू। और दिफा पाकिस्तान कौंसिल ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहते हैं कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं, हुक्मरान होश के नाखुन लें, नेटो सप्लाई किसी सूरत बहाल नहीं होने देंगे। दिफा पाकिस्तान कौंसिल, नेटो सप्लाई खोलना शरीयत की खिलाफ वर्जी है, अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। जी, आपने हिना रवानी खर का बयान भी मुलाहिजा फरमाया, गिलानी साहब का, फिर दिफा पाकिस्तान कौंसिल का रिएक्शन। मैं समझता हूं हिना रवानी खर कहती है कि जी 48 मुल्कों को हम नाराज नहीं कर सकते। गिलानी साहब भी ये कहते हैं। तो नहीं, 48 मुल्क जो हैं वो तो कुछ हमारे लिए भी सोचे ना। सलाला चेक पोस्ट के हवाले से अगर अमेरिका माजरत नहीं करता, अमेरिका जो है वो इस बारे में अफसोस का इज़हार नहीं करता, तो वो 48 मुल्क करें। 48 मुल्कों में कोई बाज़मीर इंसान नहीं है तो वो करें। मतलब है कि 48 मुल्क सिर्फ अमेरिका की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं करते। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि उन 48 मुल्कों में से किसी ने नहीं कहा कि नेटो सप्लाई बंद करके आपने बैन-अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। खुद हमारे वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार साहब ने फरमा दिया कि ये तो बैन-अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये वज़ीर दिफा किसका है? ये तो अपनी दिफा भी नहीं कर सकता। ऐसे नालायक लोग जो हैं वो वज़ीर बन गए, वज़ीर शजीर बन गए हैं। अच्छा, अहमद मुख्तार साहब तो ये बिल्कुल बेख्तियार आदमी है। मैं समझता हूँ कि उसका नाम किसने रखा है? खुद, इसका नाम तो खुद मुख्तार होना चाहिए था, क्योंकि खुद मुख्तार जो है वो बेख्तियार से भी कुछ आगे होता है। खुद मुख्तार और बड़ा अहमक आदमी होता है। आई एम सॉरी। तो यानी वो कहते हैं जी कि पाबंदियाँ बैन-उल-अक़वामी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। तो भाई ये जो ड्रोन हमले होते हैं ये बैन-उल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। जब सरहदी खिलाफ वर्जी होती है तो ये बैन-उल-अक़वामी खिलाफ वर्जी नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी नहीं है। यानी हमारे लोग जो हैं वो सोचते ही नहीं है। असल अमेरिकी ग़ुलामी जो है वो इतनी रासिख़ हो चुकी है, इतनी सरायत कर चुकी है इनके खून में, इनके ज़मीर और जहनीत में, कि मेरा ख्याल है कि इसके अलावा इनको मज़ा ही नहीं आता। डॉक्टर साहब, अमरीकी तो कहते हैं कि हिना खर का बयान बड़ा खुशाइंद है और बहुत जल्द जो है वो फैसला हो जाएगा, और हम सलाला पर पहले अफसोस कर चुके हैं। देखिए, मसला ये है कि जो बयान अवाम के, पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ है और अमेरिका के हक़ में है तो वो तो खुशाइंद होगा उनके लिए। अच्छा, मैंने सवाल आपसे पूछा था पाक फ़ौज का रिएक्शन, और पाक फ़ौज का इस वक्त क्या नुक्ता नज़र होगा? जी, पाक फ़ौज भी मेरा ख्याल है सियासत कर रही है। यानी जर्नैल भी सियासतदान बन गए बड़े बड़े। ये देखिए ना, ये मुसीबत जो हम पर आई हुई है, ये आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ साहब के सारे यानी किए धरे मामला हैं। तो यानी फ़ौज जो है क्या वो अमेरिका को नाराज़ कर सकती है? हमारी फ़ौज में नाइट है,
हमारे जर्नैल जो है वो ट्रेनिंग लेने जाते हैं अमेरिका में, हमारे पास तमाम हथियार जो है अमेरिका के हैं। तो आप कैसे एहतशाम ये सोच सकते हो कि फ़ौज जो है वो इसकी बुखार, सिर्फ ये लोगों को धोखा देना है, यानी सियासतदान भी लोगों को धोखा दे रहे हैं, जर्नैल भी लोगों को धोखा दे रहे हैं, और मैं अगर अर्ज़ करूँ बड़े अदब से कि जज भी लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो ये धोखा देही का मामला जो है, और हम धोखा खाए जा रहे हैं। ये अवाम में बेचारे सादा लोग इंसान हैं। ये वो क्या नदीम का एक शेर था कि जानते बूझते जिस शख्स ने धोखा खाया उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा है। तो हम अपने अंदर के फनकार को मरने नहीं देते, हम धोखा दे रहे हैं। तो सही कौन है? कोई सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि 64 बरसों में एक भी हुक्मरान नहीं आया जिसके बारे में ये बात कही जा सके जो आपने कही है कि वो सही था, वो सही फैसले करता, अवाम के मुताबिक फैसले करता। किसी हुक्मरान ने ऐसा नहीं किया। यानी अयूब खान से लेकर जब मार्शल लॉ लगा था तो ऑनवर्ड्स नवाज शरीफ और मुशर्रफ तक इन लोगों ने, अब देखिए आपको मालूम है कि नवाज शरीफ एटमी धमाके नहीं करना चाहता था। ये मजीद जामी साहब की धमकी जो थी वो धमाके का मूजिब बने। इन्होंने कहा था कि लोग तुम्हारा धमाका कर देंगे। तो ऐसे लोग मौजूद हैं, मजीद जामी जैसे बहादुर आदमी मौजूद हैं जो करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी मजीद साहब की क़यादत की ज़रूरत है हमें कि वो इस हवाले से कोई बयान दें, वो कहें कि ये क्या कर रहे हैं आप। भाई नेटो सप्लाई बहाल करनी है, उन्होंने करेंगे जी। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर तक इस मामले को रोका नहीं जा सकता। 1 से 1.5 अरब डॉलर मिल जाएगा, बजट भी बन जाएगा, नेटो सप्लाई बहाल हो जाएगी। इसके बाद एक्शन क्या होगा? इसमें एक बड़ी अजीब बात है जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये अमेरिका ने नेटो फोर्सेस नहीं भिजवाई यहाँ, बरतानिया ने नहीं भिजवाई, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद थी जिसके तहत ये फोर्सेस यहाँ मौजूद हैं। तो अब अगर ये किया जाता है तो मुमकिन है अक़वाम मुत्तहिदा में कोई ऐसी करारदाद आ जाए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि उस करारदाद पर जिसके ज़रिए नेटो फोर्सेस आई हैं जहाँ, उस पर पाकिस्तान के भी दस्तखत हैं। ठीक, उसके देखिए ना, ये बड़ा नाजुक मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि UNO का चार्टर भी है, उस चार्टर के तहत किसी मुल्क की खुद मुख्तारी, किसी मुल्क की कौमी सलामती, किसी मुल्क की सरहदी खिलाफवर्जी, उसकी कौमी हमीयत जो है वो भी अहम है। तो ये नहीं है कि भाई UNO की जो मर्जी आए वो करारदाद पास कर दे, उस पर अमल हो। तो ऐसा क्या ये 1 से 1.5 अरब डॉलर जो है ये बतौर दियत हम वसूल कर रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खर्चा हुआ है हमारा दहशतगर्दी की मुहिम में 80 अरब डॉलर, तो वो भी तो अमेरिका को देना चाहिए। वो देखे ना, वो तो 1 अरब देने के लिए तैयार नहीं है हमें। अच्छा, भारत के साथ मामलात करने के लिए वो बिल्कुल अपनी तमाम सफारती आदाब जो हैं वो मौजूद रखते हैं। हमारे साथ मामला करते हुए अमेरिका जो है हमें बंदे का पुत्र ही नहीं समझता, वो हमें सिर्फ गुलाम समझता है, और गुलाम को हक नहीं होता कि वो अपनी बात करे, गुलाम को बिल्कुल हक नहीं होता। तो हमारी हुक्मरानी और अमरीकी गुलामी में कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर साहब, सीधी सी बात यह है कि ये सलीबी जंग है और पाकिस्तान जो है वो उनकी आंखों में खटकता है। पाकिस्तान का जो बम है, क्योंकि पाकिस्तान नज़रियाती मुल्क है और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था, इस कलमा पाक की बुनियाद पर बना था, इस वजह से ये पूरी की पूरी नेटो का इत्तेहाद जो है वो इस सरजमीन पर मौजूद है। और फिर बहिरा हिंद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी यकीनन आपने मुलाहिज़ा फरमाई होगी, ग़ज़वा हिंद वाली बात, ग़ज़वा हिंद वाली बात। अच्छा, वो रिवायत भी है। कुछ लोग देखें ना, अमेरिका जो है इस तरह की हदीसों को मशकूक बनाने की कोशिश भी करता है, वरना वो ग़ज़वा हिंद है। और ग़ज़वा हिंद वो होती है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस बताते खुद शिरकत करते हैं। उनकी शिरकत की कई शक्लें हैं, कई सूरतें हैं। ये नहीं कि वजूद के साथ वो करेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी जो है वो किसी और तरह की आसूदगी का बायस भी बन सकती है उसमें। तो ये होगा, और इसमें हक को फतह होगी, बातिल को शिकस्त होगी। और मेरे एक बाबा हैं जेलम के बाबा इरफानुल हक, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की थी। उन्होंने कहा जी ग़ज़वा हिंद उसी तरह फतहयाब होंगे मुसलमान जिस तरह फतह मक्का बग़ैर लड़े हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह कर ली। लेकिन कैसी हिकमत वाली बात की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो उनका जो कत्ल गारत की बात नहीं होगी, ये ऐसी बात होगी कि जिसमें बग़ैर लड़े हुए दहशत तारी हो जाएगी आपके उन पर हैबत तारी हो जाएगी। और जंगो जदाल जो उससे पहले तो करना पड़ेगा हमें, लेकिन ये आखिरी मार्का जो होगा ये उसूलों की बुनियाद पर होगा, कवानीन की बुनियाद पर होगा। ये उनका एक बयान है और ये हो जाएगा। मेरा ख्याल है होगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते करते सब्र करते करते हम तो आदी हो गए इस चीज़ के, और हम इंतज़ार करते रहेंगे और सब्र भी करते रहेंगे। कहते हैं सब्र का कोई अजर भी होता है और सब्र का फल इंशाल्लाह मीठा ही होगा, अजर भी होता है, और वो फजर भी तुलू होगी कि जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, और जिसकी रोशनी से पूरा जहान जो है वो सुबह हम ही से आएगी, उस सुबह को हम ही लाएंगे। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करना चाहेंगे कि आज की सुपरलीड स्टोरी फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के इंटरव्यू के हवाले से एक खबर है कि
आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। वज़ीर आज़म को स्पीकर का फैसला मानने की बात नहीं करनी चाहिए थी। फहमीदा मिर्जा, मुल्क पहले ही बहरानों में गिरा हुआ है। वज़ीर आज़म की अहलियत के बारे में रेफरेंस पर अवामी तवक्कुआत नहीं, आइन और कानून को मद्देनजर रखकर करूंगी। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट आइन से बालादस्त है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें मैं देखे ना, फहमीदा मिर्जा के लिए मैं इज्जत रखता हूँ, बल्कि मैं इसको कभी कभी फहमीदा मिर्जा के साथ साथ संजीदा मिर्जा कहता हूँ, बहुत नफीस बात, और कभी कभी रंजीदा मिर्जा भी कह देता हूँ, क्योंकि ये मुस्कुराती बहुत कम है, हंसती भी बहुत कम है। एक वकार जो ज़ाहिरी होता है वो मौजूद है इसमें, अगर जो कुछ बातों से इख्तलाफ भी है। देखा ना, इस मामले में उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत बड़ा बयान है, और वो सलाम की मुस्तहिक है। वो खातून वो कहती है कि यहाँ हर बंदा आइन की तशरीह कर रहा है, लेकिन वो कहती है कि आइन की तशरीह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब ये बात जो है बड़ी जुर्रत की बात है करने के लिए, जबकि सदर जरदारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात। जरदारी साहब नाराज तो नहीं हो जाएंगे इस पे? पता नहीं वो नाराज होकर क्या करेंगे। साहब भी नाराज हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी डट जाए तो दूसरे लोग नाराज नहीं होते। नाराज सिर्फ कमजोर पर होता है आदमी, गुस्सा भी हमेशा कमजोर पर आता है आदमी को, कभी अपने मुकाबले में। डॉक्टर साहब, गिलानी साहब तो सारी बंदूकें जो हैं वो स्पीकर के कंधे पर रखकर चला रहे हैं। लेकिन वो तो कह रही है, वो कह रही है कि वज़ीर आज़म को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मैं फैसला करूँगी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, वो उसने आइन की तशरीह करनी है, मैं तो एक दखन। वो तो कहता है मिस्टर स्पीकर, वो उसको जो खामखा एक उठाने की कोशिश कर रहा है कि आप फैसला करो, आप फैसला करोगे तो मैं चला जाऊँगा। तो तुम कहाँ जाने वाले हो? तुम्हारे अंदर इतनी अहमियत होती, तुम सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना था, तुमने सजा भी पाली थी, तो तुम बाहर निकलते तो रिजाइन कर देते। नवाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि गिलानी की जगह अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगता तो खुद ही घर चला जाता। सियासी डेडलॉक का फ़ायदा तीसरी कुव्वत को नहीं उठाने देंगे। मेरा दौरा सिंध से जरदारी गिलानी के लहजे में तलखी आ गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ जब हुक्मरान थे या होते तो ये बिल्कुल न करते। ये तो उस वक्त की बातें हैं जब वो हुक्मरान नहीं है, क्योंकि हमारे सियासतदानों का रवैया जो है, जब वो हुक्मरान नहीं होते तो कुछ और होता है, और जो हुक्मरान बन जाते हैं तो कुछ। देखें, हमारे तमाम हुक्मरान, फौजी भी, सिविलियन भी, जमहूरी भी, गैर जमहूरी भी, जमहूरी तो ज़्यादा डिक्टेटर, जमहूरियत जो है वो अमीर आदमियों की डिक्टेटरशिप है, अमीर आदमियों की डिक्टेटरशिप है। मैं ये वाज़ेह तौर पर बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, अब जिस जमहूरियत के नाम पर लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, तो ये अच्छा, जो अमरीयत थी मुशर्रफ की, उसको लोग मुंतज़र हैं, उसके लिए उसकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये जमहूरियत है, ये एक मजाक है। मौजूदा जमहूरी हुकूमत में एहतसाब के वाले से बड़ी बातें की गई, लेकिन एहतसाब बिल अभी तक नहीं आ सका। इस बारे में बताइएगा कि क्या कैसे होगा ये एहतसाब? इस मुल्क में हुआ ही नहीं। एक चीज़ है खुद एहतसाबी, अगर वो पैदा हो जाती, हर आदमी अपना एहतसाब खुद करता तो फिर भी कोई बात। एक होती है खुद निसारी और खुद एहतसाबी, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है, ठीक, और ज़रूरी है कि ये रखा जाए। अच्छा, देखा ना, फहमीदा मिर्जा जो है उसका जो बयान जो है बड़ा हौसला अफजा है, और मैं समझता हूँ कि हिना रबानी खर को तरबियत लेनी चाहिए इस खातून से, कि जो बड़ी संजीदा और बड़ी बुजुर्ग खातून लगती है, और वो ऐसी बात करती है जो स्पीकर को ज़ेब देती है, ऐसी बात उसने की। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहिबा की अहलिया हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहिबा ने जिस तरह से कुरान पाक सर पर हाथ पर रखकर कस्में खाई और कराची के हालात के हवाले से जिस तरह से बयान दिए, एकदम से फिर वो मंजर आम से हटा दिए गए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को टोन डाउन करने का किरदार जो है वो भी फहमीदा मिर्ज़ा ने अदा किया था। मैं समझता हूँ कि अगर फहमीदा मिर्ज़ा उसकी एहलिया न होती तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हलाक हो गया होता। ये भी ऐसे खातून भी ऐसी होने, जिस तरह मसलन क्लिंटन, उसकी एहलिया थी हिलरी। अब तो हिलरी नफरत के काबिल है, लेकिन उस वक्त जो उसने किरदार किया था, अदा किया था, वो मुशर्रफ की बीवी का किरदार था। उसने अपने घर भी बचा लिया और अपना मुल्क भी बचा लिया और अपने शौहर की सदारत भी बचा ली, ये उसने किरदार अदा किया था। तो एक औरत को जिस तरह हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा एहलिया थी, खुदा की कसम वो रोल मॉडल है तमाम दुनिया की बीवियों के लिए। लोग अज़दवाजी ज़िंदगी पर किताबें शाया करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हज़रत खतीजतुल कुबरा की जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसको देख लें तो खुदा की कसम बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक जिंदा रही खतीजा, उन्होंने शादी नहीं की। ये और वो हर साल उनका दिन भी मनाते थे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात सुनाऊँ आपको, ये सियासी बातें अगर आप इजाजत से ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद वापस आके ये बात सुनेंगे जो खतीजतुल कुबरा के बारे में बात सुनेंगे, लेकिन पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल से पहले डॉक्टर साहब वो जो बात आप करना चाहते हैं ब्रेक से पहले कीजिए प्लीज। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारे हरा में जाते थे,
तन्हाई, सच्चाई, गहराई, मैं समझता हूँ सब कुछ जो है वो तन्हाई से फूटता है। तन्हाई बहुत बड़ी नेमत है खुदा की। आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जरूरत पड़ी थी गारे हरा में जाने की, जहाँ पर एक आदमी लेट भी नहीं सकता गारे हरा में। और देखिए वहाँ से एक दफ़ा उन्होंने पैगाम भेजा हजरत खदीजतुल कुबरा के नाम कि मुझे कभी कभी घबराहट सी होती है, यानी लफ्ज़ तो ये है लेकिन पैगम्बर डरता नहीं है। उन्होंने कहा था मुझे डर सा लगता है कभी कभी, मफ़हूम है उसका। तो हज़रत खदीजा ने रिवायती बीवियों की तरह ये नहीं कहा कि ये तुम क्या वहाँ जाकर क्या करते हो, क्या लेते हो, घर आ जाओ, ये क्या क्या तुमने मजाक बनाए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने अपने शौहर की अजमत को, उनकी किबरियाई को अपने सामने रखा। उन्होंने कहा कि आप यूँ करें कि मैं गारे हिरा के सामने नीचे टेंट लगा लेती हूँ, वहाँ पर बैठ जाती हूँ, वहाँ पर आपको खाना पीना भिजवाना भी आसान होगा। हज़रत फातिमा खाना लेके जाती थी गारे हिरा। तो आप सिर्फ ये ख्याल देखें, उसकी अजमत देखें, नफसियाती तख्लीकी औरत थी वो। उसने कहा कि आप ये सिर्फ ख्याल करें जब घबराहट हो कि खदीजा नीचे मौजूद है, आपका डर दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। देखिए कैसी अच्छी बात उन्होंने की। तो मैं समझता हूँ कि आजकल की बीवियाँ जो हैं वो भी, मैं समझता हूँ कि शौहरों के साथ सिर्फ मोहब्बत करें। अगर रोल मॉडल है, अगर मोहब्बत नहीं कर सकती तो बीवियाँ मोहब्बत की एक्टिंग करें, तो खुदा की कसम इससे भी सारे मामला जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त। डॉक्टर साहब आप आपकी इजाज़त से हम कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से हैं? अब्दुल्ला भट्ट बोल रहा हूँ पाकपतन से। अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा प्लीज अगर लाउड बोलेंगे, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही जी। फरमाइएगा अब्दुल्ला साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी डॉक्टर अजमल नियाजी साहब जो बता रहे थे ये तो बिल्कुल ठीक है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे रोड मॉडल है, लेकिन जो हमारे उनके बाद खलीफा राशिदीन आए वो भी हमारे रोड मॉडल हैं। देखिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये देखिए इन सहाबा ने, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जितने भी सहाबा थे सब ने जो रोड मॉडल है सबसे ज्यादा हमारे लिए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि इस्लाम की बुनियाद क्या रख के, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपने खुतबा दिया और लोगों में वरना फितना तो वही खड़ा हो गया था, लेकिन उनका अगर बेटा मुजरम निकला तो उन्होंने भी कटारे में ला दिया। आज के हुक्मरान क्या उनके नक्शे कदम पे चलते हैं? बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू अब्दुल्ला साहब। अभी हम बात करते हैं, एक और कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से हैं? हेलो, बोल रहा हूँ लाहौर से। फरमाइएगा। शाम साहब, मसला ये है कि ये पहले जो मुशर्रफ की हुकूमत में ये अपने परवेज इलाही साहब कहते थे कि जी हम जो है ना मुशर्रफ साहब को पार्टी में 100 साल या पता नहीं कितने साल तक बर्दाश्त कर सकते हैं या उसे। अब यही वो ये कह रहे हैं कि हमें ये जो है वजीर आजम साहब पर हमें ऐसे ही तबार है। इन्होंने पहले भी मुल्क को बर्बाद करवाया है, अब फिर ये पीपल्स पार्टी का साथ देकर फिर ये मुल्क को और ये बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच जी। दोनों हुक्मरानों के हवाले से बात करें, क्या हमारे हुक्मरान अपने इस्लाफ की अच्छी बात की उन्होंने। हजरत उमर के बेटे की बात की है, वज़ीर आज़म गिलानी का भी एक बेटा है, बल्कि दोनों बेटे, अब्दुल कादिर गिलानी जो है वो भी छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मूसा गिलानी जो करप्शन में एक कैफेड्रेन करप्शन, देखिए जी बात है शाम कि जरदारी साहब भी करप्ट मशहूर हैं, वो 10% भी और 100% भी, लेकिन उनके बेटे और बेटियों के हवाले से एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। अभी तक उनको मौका ही नहीं मिला। नहीं, मौका क्यों नहीं मिला? असेंबली में आएंगे तो फिर मौका मिलेगा। मैं समझती इसके अलावा भी मैं समझता हूँ सदर का बेटा बेटी होना कोई कम बात नहीं है। और ये MNA बनने से पहले भी बहुत कुछ करते रहे। ये जो वज़ीर आज़म गिलानी के बेटे, इनकी बेटी जो है फिज़ा गिलानी, वो जो कुछ कर रही है वो भी मालूम है सब लोगों को। देखिए मेरे ख्याल में मैं ये बात देखें ना, किसी बात की किसी आदमी के लिए अगर कोई पॉजिटिव बात है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जिससे मैंने फहमीदा मिर्ज़ा के लिए तारीफ़ बात की, तो मैं जब सब मुआवजा कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म के गिलानी के हर बेटे का स्कैंडल है। भाई अगर ये दवाइयों के नशा आवर दवाइयों के स्कैंडल में कुछ तो किया होगा ना मूसा गिलानी, मेरा नाम क्यों नहीं आया? एहतशाम साहब आपका नाम आना चाहिए था, वो नहीं आया। तो ज़ाहिर कुछ होगा तो होगा ना, बिल्कुल सही। कोई बात तो थोड़ी सी तो होती है ना। तो ये इसका नाम मूसा है, तो है इसका नाम मूसा है, इसके करतूत फिरौन वाले हैं। ये बड़ी अजीब गरीब बात है। अच्छा ना, यानी ये मूसा है, इसके अंदर फिरौन है। यानी ये चाहते हैं कि अब मूसा की जिंदगी हो और फिरौन की आखिरत हो। इस पर मजीद बात भी कर लेते हैं। कॉलर है हमारे साथ फैसलाबाद से तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बात का जवाब थोड़ा सा चाहे देना जरूर नियाज़ी साहब। फरमाइए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को सजा दी, अब आगे जाकर वजीर आजम साहब जज बन गए हैं, वो कहते हैं मेरा फैसला फमीदा मिर्जा करेगी।
वजीर आजम के पास फमीदा मिर्जा जज बन गई हैं, फमीदा मिर्जा के पास इलेक्शन कमिश्नर जज बन गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी 2-3 जज बैठे हुए हैं जिन्होंने फैसला करना है कि भाई ये सजा जायज है कि नाजायज है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वजीर आजम साहब आप जज बन गए, जज मुजरम बन गए, आगे फमीदा मिर्जा जज बन गई हैं, इलेक्शन कमिश्नर जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जज है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं तनवीर साहब, फिर आपके सवाल का जवाब भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से हैं? शेर जमान कराची से बात कर। शेर जमान साहब फरमाइएगा। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या कहते हैं साल तकरीबन बाकी है इंतखाबात में और इंतखाबी कैमरा रस्में शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी इमरान खान साहब खामोश हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के हक में जा रहे हैं। अगर ये नवाज शरीफ के साथ मिल जाएं तो तभी कुछ हो सकता है इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच। अगर ये इस तरह शेरजमान साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, हम जवाब भी हासिल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। जी रहमान मलिक साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जज न बने, जजों को कहते हैं आप सियासतदान न बनो। ये क्या सूरत हाल इस मुल्क में हो रही है। अच्छा देखे ना, यानी सुप्रीम जज तो एक है जिसको आपने ये फ़र्ज तफवीज़ किया है कि वो फैसला करे। अब अगर आप खुद फैसला करना शुरू कर देंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। मैं समझता हूँ कि फहमीदा मिर्ज़ा की बात पर ध्यान देना चाहिए वज़ीर आज़म गिलानी को, और अब उसको अब फहमीदा मिर्जा साहबा को क्या करना चाहिए? सिर्फ बयान पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं, अमली तौर पे उन्हें क्या करना चाहिए? मेरी मर्जी तो ये है कि फहमीदा मिर्जा ये फैसला दे दे। उसने कहा है वज़ीर आज़म गिलानी मैं चला जाऊँगा, फहमीदा मिर्जा कहे कि जी आप हो चुके हैं, नायल हो चुके हैं, आप चाहें तो वो चला जाए। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से क्या होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। उसके होने से कुछ नहीं है तो उसके न होने से क्या होगा? फैसले पर अमल दरामद तो होगा ना। जी जी, जाने से मतलब ये तो होगा। दो रिकमेंडेशन करे ना, वो रिकमेंड करे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये फैसला जो है वो इस पर इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपना फैसला देना चाहिए। अल्लाह खैर। ठीक, बिल्कुल सही। कुछ और कॉलर भी शामिल करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से हैं इस वक्त? एहतशाम भाई, तशफीन बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी तशफीन साहब बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा। डॉक्टर साहब आपको सच्ची खरी बातें करने पर मुबारकबाद है सर। थैंक यू वेरी मच। आप बगैर लगी लगती जो बातें करते हैं यकीन करें हमारे दिलों को बड़ी खुशी और बड़ा इत्मीनान होता है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। पाकिस्तानी फौजियों का खून इतना आसान था कि अमेरिका ने अफसोस तक नहीं किया, माज तो दूर की बात है। और दूसरा ये जो हमारी सियासी जमातें सुबह सुबह जो खेल रही हैं, 4 सूबे हैं सर और ये एक काला बाग डैम पर मुतफिक नहीं हो रहे। ये अगर 10 सूबे बन गए तो ये तो रोज ही हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े मामूल बन जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया तशफीन साहब, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉलर शामिल करना चाहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, फरमाइएगा भाई, कौन सा बात कर रहे हैं? शायद बोल रहा हूँ ये मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था। जी जी बहुत शुक्रिया। तो उसमें वो मुस्ता साहब की हो रही थी बात, पीएम साहब जो है हमारे, ये साहब कहते हैं कि मैं तौकीर खान को जानता नहीं हूँ, तो उनका रिकॉर्ड चेक कराएं जो पीएम हाउस का है, वहाँ पे उनकी मुलाकातें थी, सब कुछ थी। ये कैसे कहते हैं? ठीक, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर फहीम पर बड़ी नाराजगी का इज़हार किया, मुझे उन पर एतमाद नहीं है। देखिए ना, ये इस हुकूमत में होने लग गया है कि जो भी तफ्तीशी अफसर है उस पर आप एतमाद नहीं करते, या फिर उसको तब्दील करवा देते हैं। वो तफ्तीश अफसर जो है वो तफ्तीश में आपको गुनाहगार समझता है, तो फिर क्या कौन सा तफ्तीशी अफसर लाएंगे जो फिर अपने ही मतलब के सारे बंदे जो हैं बोले आए। देखे ना, मसलन ना एक हमारे कादर ने बड़ी अच्छी बात की कि 100 प्याज और 100 जूते। ताशफीन साहब ने, हाँ, तो मैं कहता हूँ ये असल लफ्ज़ जो है 100 गंडे तो 100 लितर। अच्छा देखिए ना, ये पहले ठेठ पंजाबी में 100 गंडे खाते थे पहले, उसके बाद 100 लितर होते थे, उसके बाद फैसला वही करते थे जो उनको करना चाहिए इसके बगैर भी। देखिए ना, फैसला भी किया, 100 लितर भी खाए और 100 गंडे भी खाए। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब है। इसमें ये कर रहे हैं कि ये 100 गंडे और 100 लितर बजाक वक्त खा रहे हैं। यानी पहले होता था कि 100 घंटे पहले 100 लिटर बाद में, लेकिन अब ये हमारे हुक्मरान जो है ये बजाक वक्त, ये एक टिकट में 2 मज़े कहते हैं कि दोनों मज़े जो है मिलने चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। नेटो सप्लाई पे जो भी फैसला होना था, मैं समझता हूँ कि वो फैसला अगर अवाम को एतमाद में लेकर, अगर अपनी थोड़ी सी कौमी हमीयत को सामने रखते हुए किया जाता तो बेहतर था। नेटो सप्लाई बहाल तो होनी थी, देखिए ना, हम तो बेहाल हो गए, आज या कल कर देंगे, हम तो बेहाल हो गए, हम तो बदहाल हो गए। यानी ये नेटो सप्लाई बहाल होगी। देखें, दिफा पाकिस्तान कौंसिल क्या है?
मैं मादर से बात अर्ज करूँगा कि ये तो इनको तो आर्मी वालों की सपोर्ट हासिल है, ये तो प्रेशर उधर अमेरिका के दबाव है, इधर से हमारी आर्मी के दबाव है, दोनों दबाव। क्या वो गलत बात करते हैं? ठीक बात करते हैं वो, मैं समझता हूँ दिफाई पाकिस्तान कौंसिल वाले सही बात करते हैं। MMA किसने बनाई थी? MMA और दिफाई पाकिस्तान ये, लेकिन इसके बावजूद वो अवाम की बात कर रहे हैं और अवाम खुश हैं उनकी बातों से, क्योंकि वो अमेरिका से नफरत करते हैं। अवाम एंटी अमेरिका हैं, आपके हुकाम प्रो अमेरिका हैं। और भारत और अमेरिका में भी अब मैं कोई फ़र्क नहीं समझता। मैं ये जानता हूँ कि अमेरिका अब यहाँ से जाने वाला है किसी न किसी तरह, और वो अपने जानशीन के तौर पर भारत को यहाँ मुसल्लत करना चाहता है। चीन और पाकिस्तान दो मुल्क हैं जो इसके सामने रुकावट हैं, मगर हमारे हुक्मरान जो हैं वो तजारत भी कर रहे हैं उनसे। अच्छा, शेर जमान साहब ने जो पॉइंट रेज किया है, एक तो कालाबाग डैम के हवाले से और दूसरा सूबों के हवाले से, ये मजीद सूबों की बात अब होने लगी है। अब सिंध को, जनूबी सूबा है सिंध के हवाले से भी बात होने लगी है। फिर कालाबाग डैम वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हम नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे आप? इसलिए कि वो पंजाब में बनना है। मैंने तो कॉलम में लिखा है कि कालाबाग को सरहद में शामिल कर लो। फिर पहले हम आपका कॉलम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसी में गुफ्तगू कर लेते हैं। नाज़रीन, तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं, बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। आज का कॉलम डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब का एक कॉलम है, बहुत खूबसूरत कॉलम लिखते हैं बेनियाजियों के उन्वान से। आज उन्होंने लिखा है इंग्लिस्तान के बहरानी दौरे पर कायराना नज़र। लिखते हैं कि हमेशा किसी मामले पर सरसरी नज़र डालने को तायराना नज़र कहते हैं, मगर वज़ीर आज़म गिलानी के इंग्लिस्तानी और तूफ़ानी बल्कि बहरानी दौरे पर हम तायराना नज़र की बजाय कायराना नज़र डालेंगे। इसके लिए कमर ज़मान कायरा का गायबाना शुक्रिया। वज़ीर आज़म गिलानी के दौरे के दौरान मुजाहरे हुए, उनके खिलाफ नारे लगे, बाकायदा तस्वीरें शाया हुई। ये तस्वीरें पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखाई गई, बल्कि इंग्लिस्तान की मीडिया ने इसकी अहमियत की वजह से खूब पब्लिसिटी की। हमारे वज़ीर मुशीर और वज़ीर आज़म गिलानी मनफी प्रोपेगेंडे को भी अपनी पब्लिसिटी समझते हैं। कितना कामयाब रहा है ये बहरानी दौरा? आप बताएं कि क्या पाकिस्तान के किसी हुक्मरान का कोई दौरा कभी नाकाम रहा है? बिल्कुल नहीं। ये तो दौरा करते हैं और अपने तौर पर बयान देते हैं। आपने खुद आपने कॉलम में लिख दिया ना इब्तदाई सतूर में कि बदनामी हुई है लेकिन नाम भी कमाया है। नहीं, किसने? मैं क्या बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? मैंने तो इस माने में लिया है कि बदनाम वो हुए हैं क्योंकि वो नेक नाम तो हो नहीं सकते, और नेक नामी से कोई मशहूरी भी नहीं होती है। हमेशा नेगेटिव बात की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, तो इसलिए नेगेटिव बातें करना शुरू कर दी हैं इन्होंने। देखे ना, अब जो कहता है कायरा, नहीं कायरा का झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए नरम गोशा है मेरे दिल में, वो बात थोड़ा से करता है। और कई बेवकूफ़ एंकर पर्सन जो हैं उनको डांटा भी है कायरा ने और दबा के रखा है उन्होंने। मुझे बात अच्छी लगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मुजाहरे हुए हैं बरतानवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे जब बातें आई हैं, कोई पाकिस्तानी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर नहीं आए कि जिनको आप दबा लेते हैं उनको तो कैसे दबाएंगे? कायरा साहब की कामयाबी है, ये कायरा साहब की मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी और हमाकत है कि वो एक सच्ची बात को झूठ बनाकर पेश करते हैं। देखें ना, मुजाहरे हुए, सोशल मीडिया इतना आज़ाद हो चुका है, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। हाँ, एक मुजाहरे में मुझे एक औरत बहुत अच्छी लगी, मेरी बुजुर्ग औरत है वो, उसने एक जूता उठाया हुआ था। जूता उठाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जूते के ऊपर उसने तस्वीर लगाई हुई थी गिलानी साहब की, ये भी अच्छी बात नहीं, लेकिन वो बड़ी फनकाराना अंदाज की पेंटिंग्स लगती थी वो। उसने यूँ कि ये इससे मुझे याद है सदर बुश पर जो जूता मारा था इराकी सफाई साफी ने, तो वो बड़ा अच्छा लगा था। अगर वो जूता लग जाता बुश को तो और अच्छा लगता। यानी आप देखें कि अमरीकी जो हैं वो इतने नफरत करते हैं बुश से कि उन्होंने बाकायदा वीडियो गेम में ये हसरत पूरी कर ली थी कि वो जूता लग जाता, क्योंकि वो गेम ऐसी है जिसमें बाकायदा मुशर्रफ को जूते लगते हैं। ठीक, तो ये आप देखें कि अमेरिकी अवाम का इम्प्रेशन है और रिएक्शन है उस बुश आदमी के खिलाफ। थोड़े दिनों के बाद इस तरह की इतना जालिम था जो आदमी। तो मैं अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 90 आदमी नहीं गए, तो चले अगर 90 आदमी नहीं गए तो 89 गए होंगे। वो एक आदमी बड़ा मेहमान था ना, गया कहीं, तो उसने उसके लिए 40 रोटियाँ पकाई। उन्होंने कहा ओए तूने मुझे बेटे समझा है, एक चुकला है। 40 में से एक उड़ा भाई 89 अच्छा 13 वजीर, सिर्फ 13 वजीर, सिर्फ 13 वजीरों की क्या जरूरत थी भाई? उन वजीरों ने वहाँ क्या अचार डालना था? अच्छा, फिर लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ का लफ्ज़ जो है वो मुनासिब है 13 के लिए कि जहाँ तादाद वजीरों की 100 से ज़्यादा हो तो 13 जो है वो सिर्फ ठीक है। सेंचुरी हो चुकी है, 13 पूरी सेंचुरी वाली काबीना को लेके जाना चाहिए। 13 सहाफ़ी थे, और आप देखें कि वो विजय वही 13 हैं जिनको मुशर्रफ भी लेके जाता था, जिनको नवाज शरीफ भी लेके जाता था, जिनको बेनज़ीर भी यही 13 सहाफ़ी होते हैं जो हर दौर में जाते हैं।
आपके साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने इनकार कर दिया था जब आपको फोन आया था इस दौरे के दौरान, आपने लास्ट प्रोग्राम में ये मैं अगर जाता तो कारा साहब को कहना पड़ता कि 14 साफी हैं। अलबत्ता ये तो रियायत हुई ना, ये तो मेहरबानी थी कारा साहब से कि 13 साफी। अच्छा लेकिन देखें मैं ये समझता हूँ कि तस्वीर में अब्दुल कादिर गिलानी नजर आ रहे हैं। कारा साहब बताएं कि अब्दुल कादिर गिलानी वजीरों में हैं या सहाफ़ियों में हैं, किस में है? भी इस तरह के कई बंदे हैं कि जो न वजीर थे न सहाफ़ी थे और वो साथ लेके गिलानी साहब को गए। तमाशा था, मतलब ये बात वो दौरा उसने इसलिए किया था कि वो बरतानवी वज़ीर आज़म को नेटो सप्लाई की खुशखबरी देना चाहते थे बहाली की। ठीक, अच्छा ये बात एक टेलीफोन कॉल पर भी की जा सकती है, तो इसके लिए करोड़ों का जो खर्चा किया गया और उस दौरे पर आप देखेंगे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मिला वो वज़ीर आज़म से, बरतानवी वज़ीर मुस्कराया, उसके साथ मुजाहरा हो रहा था। उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है कि आप चहलकदमी करते हुए लंदन की सड़कों पर अपने आप को महफूज समझते हैं। फिर वो मुस्कुराया। वहाँ पर गिलानी साहब 50 मिनट ट्रैफिक में भी फंसे रहे, इस तरह की खबरें भी हैं। ये पाकिस्तान होता तो क्या इस तरह से वो होता? सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा देखें ना, मैं समझता हूँ कि कारा साहब सिर्फ इतना करें कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट और वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद का मुआवजा कर दें, क्योंकि वो 3 कमरों का फ्लैट है और ये महल है वज़ीर आज़म हाउस है। यानी इन बातों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, वो सादगी नहीं चाहते, आसूदगी नहीं चाहते और बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं सियासी। और बिल्कुल सही। और नजर वक्त की कमी है और मजीद कायराना नज़र जो है वो आप खुद डालिएगा और पढ़िएगा। आज डॉक्टर साहब का कॉलम बहुत खूबसूरत कॉलम है। और अब बढ़ते हैं आज के नवा वक्त इदारे की जानिब। नज़र आज का नवा वक्त इदारे अभी नेटो सप्लाई के हवाले से है कि नेटो सप्लाई बहाल करने के लिए वज़ीर ख़ारजा के ग्रीन सिग्नल और मुल्क की सलामती के तकाज़े पार्लियामेंट से बाला नेटो सप्लाई की बहाली कौम के लिए काबिल कबूल नहीं। सिर्फ आखिरी लाइन हम पढ़ना चाहेंगे कि जिस अंदाज में नेटो सप्लाई बहाल करने का इंदिया मिल रहा है वो कौम के जज्बात मजीद मुश्तिल करने का बायस बनेगा, जबकि इस पॉलिसी से मुल्क की सलामती के लिए मजीद बैरूनी खतरात लाहक हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत को अपनी बाकी मानदा मुद्दत के दौरान ऐसा कोई फैसला करने या इकदाम उठाने से हर मुमकिन गुरेज करना चाहिए। और हम डॉक्टर साहब से इसमें सिंपल बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ नवा वक्त इदारिया मुकम्मल होता है और बड़ा यानी अहमियत के साथ पढ़ा जाता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि तुमने जो कुछ करना है करो, लेकिन कौमी वक़ार, ये एक लतीफ़ा लगता है कि कौमी वक़ार को अपने सामने रखो। हुक्मरान कौमी वक़ार को क्यों सामने रखेंगे? वो अपने ज़ाती मफाद को सामने रखेंगे और ज़ाती अनाज को सामने रखेंगे। खुदा की कसम इसमें अमेरिका को ना नवाज शरीफ नाराज़ करना चाहता है, ना इमरान खान नाराज़ करना चाहता है, ना मौलाना फजल रहमान नाराज़ करना चाहता है और ना जनरल कियानी नाराज़ करना चाहता है। तो फिर आप बताएं कि कौमी वक़ार कहाँ से आए? राइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले नशिस्त पे भी आपसे बात होगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अमेरिका को राज़ी करना चाहते हैं लेकिन अल्लाह को राज़ी करने की किसी को फिक्र नहीं है। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इजलास मुस्लिम लीग लखनऊ 31 दिसंबर 1916 को कायद आज़म ने फरमाया था कि इस्लामी तालीमात की दरख्शंदा रवायात व अदबियात किस अमर पर शाहिद हैं। दुनिया की कोई कौम जमहूरियत में मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती जो अपने मजहब में भी जमहूरी नुक्ता नज़र रखते हैं। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। हम सब के लिए मिशल राह है। एहतशाम रहमान को नवा वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।